और अभी तो आपके एग्जाम चल रहे होंगे और मुझे लगता है कि एग्जाम्स अच्छे खासे ही जा रहे होंगे। वैसे प्री बोर्ड एग्जाम्स है, इम्पॉर्टेंट है, आपके 3 घंटे की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। इसमें कुछ चैप्टर्स में बच्चों को मुश्किल आती है, तो मुझे कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम शेयर कैपिटल चैप्टर वापस हमें समझाइए, तो मैं आपके साथ भी वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। तो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हम शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग लेकर के आए हैं। आपको इम्पोर्टेंस तो पता ही है इसका कितना इम्पोर्टेंट है आपके 12th क्लास के लिए। तो हम पहले शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि अलग अलग जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके इशू ऑफ शेयर्स के या वेराइटी है, तो वो कैसे डील करते हैं, एंट्रीज कैसे करते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो 2 से 3 वीडियोस में कोशिश करेंगे कि हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर करें। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें अपनी क्वेरीज, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। तो टॉपिक है आपका शेयर कैपिटल। अभी जो हम कैटेगरी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट समझने के लिए कैटेगरीज का समझना और एंट्रीज को समझने के लिए इशू के पूरे स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। तो शेयर कैपिटल जो है, अगर हम इसके कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहला नाम जो आता है दैट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को हम रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। अब ये नॉमिनल कैपिटल क्यों कहा जाता है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ऑथराइज कैपिटल जो है वो आपके कैपिटल क्लॉज, आपने 6 क्लॉजेस पढ़े होंगे, ठीक। कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। ये नॉर्मली मैक्सिमम कैपिटल होती है, यानी आपकी एक मैक्सिमम लिमिट कंपनी की कि आप शेयर्स इशू करके कितना मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकते हो। सो दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल या शेयर कैपिटल दैट कैन बी इशूड और रेज्ड बाय एनी कंपनी। कंपनी नॉर्मली ये कैपिटल जो है रेज नहीं करती, नॉर्मल सिचुएशन में रेज नहीं करती। एक मैक्सिमम लिमिट जो है आज ही, एक मैक्सिमम वर्थ जो है आज ही डिसाइड हो जाता है जब नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा। इसके 6 क्लॉजेस होते हैं। इसके कैपिटल क्लॉज में एक कंपनी को डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी है कि हम कितने मैक्सिमम कैपिटल के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में कंपनी इससे ज्यादा शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती। तो अगर फ्यूचर में कंपनी को ऐसा लगे कि हमको इसको बढ़ाना या घटाना है, तो आपने कंपनीज एक्ट का नाम तो सुना ही होगा। तो कंपनीज एक्ट के रूल के हिसाब से एज पर द रूल्स और गाइडलाइंस गिवन इन द कंपनीज एक्ट, इस मार्जिन को, मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, चेंज कंपनी कर सकती है फ्यूचर में। तो आपका जब भी रजिस्ट्रेशन होगा, इस कैपिटल को मेंशन करना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। नॉमिनल, नाम का मतलब इतना कैपिटल जिससे मैक्सिमम लिमिट आपने अपनी टाई करके रखी है, उतना कैपिटल नॉर्मल सिचुएशन में कंपनी रेज ही नहीं करती। तो रजिस्ट्रेशन के समय ये सिर्फ डिक्लेरेशन दिया जाता है। So this is the maximum limit by which a company is registered. अब हम देखते हैं सेकेंड कैटेगरी क्या है। So second category is issued share capital. Issued share capital authorized capital का ही एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, और इस पार्ट को, इस हिस्से को हम ऑफर करते हैं टू द पब्लिक, मींस ऑफर्ड टू पब्लिक, या आपने सुना होगा वेंडर यानी किसी कंपनी ने किसी दूसरे से कोई असेट एक्वायर किया उधार पर, तो हम उस कंपनी को, उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को वेंडर कहेंगे। तो जब भी हम कोई असेट एक्वायर कर रहे हैं
तो जरूरी नहीं है कि कैश पेमेंट ही करें, हम शेयर्स इशू करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो वेंडर को भी अगर आपने ऑफर किया है, पब्लिक को आपने ऑफर किया है, या आपने सिग्नेटरीज का नाम सुना होगा, बिना सिग्नेटरीज के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो आपके जो डायरेक्टर्स हैं, आपके सिग्नेटरीज हैं, उनको भी जो शेयर कंपनी ऑफर करेगी, हम उसको कैटेगराइज करते हैं इशूड में। तो ऑथराइज कैपिटल यानी मैक्सिमम कैपिटल जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। जैसे एक कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के समय कहा कि मेरे 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक, यानी एक शेयर की पार वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपए है और 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल आपका होता है, इसको फटाफट मल्टीप्लाई करो, दैट इज 10 lakhs। तो ₹10 लाख मेरा रजिस्टर्ड कैपिटल हो गया। मुझे आज 10 लाख की जरूरत नहीं है, मुझे 10,000 ही चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए ही चाहिए, तो मैं ऑफर करूंगी लोगों को और उससे पैसे उठाऊंगी, पैसे रिसीव करूंगी, जिसको मैं अपने बिजनेस में आगे इस्तेमाल कर सकूं। तो मैंने जितना ऑफर किया लोगों को, टू द पब्लिक, टू द वेंडर्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज इशूड। तो इशूड ऑथराइज का ही एक पार्ट है। जैसे मैंने 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स जो है वो ऑफर किया, तो 10,000 शेयर की वैल्यू तो 10 ही रुपए है, तो 10 के हिसाब से आप जरा मल्टीप्लाई करो, ठीक, आपकी इशूड कैपिटल हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। सो मुझे उम्मीद है कि ऑथराइज्ड और इशूड आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे दूसरी कैटेगरीज पर बढ़ते हैं। आपकी कंपनी जो है जब मैक्सिमम कैपिटल से अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, तो वो लोगों को उसमें से जितने फंड की जरूरत है उतने ही शेयर्स ऑफर करती है। तो जब आप ऑफर करते हो, लोग सारे शेयर सब्सक्राइब कर ले जरूरी नहीं है, हो सकता है एप्लीकेशन कम के लिए आए। अब आप कहोगे एप्लीकेशन क्या है मैम? जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, यानी लोगों को इंफॉर्मेशन देते हो कि वी आर इंटरेस्टेड इन इशूइंग द शेयर्स, तो आप जो है एप्लीकेशन रिसीव करते हो लोगों से कि भाई हमको आपके कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए, जितना भी वो खरीदना चाहते हैं। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होती है और फिर कंपनी डिसाइड करती है और शेयर्स जो है वो देती है लोगों को। तो जब आपको एप्लीकेशन रिसीव होती है शेयर्स के लिए, कम और ज्यादा कुछ भी हो सकती है, तो अब हम देखने जा रहे हैं तीसरी कैटेगरी। पहला ऑथराइज देखा, दूसरा इशूड, और इशूड का ही पार्ट होता है दैट इज थर्ड कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड। आपने बैलेंस शीट में अभी तक नोट्स में देखा भी होगा। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो लोगों ने लिया आपसे, यानी आपने उनको अलॉट कर दिया, उनके हाथ में दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, अप्लाइड फॉर यानी जितने की एप्लीकेशन आई, एंड अलॉटेड, और कंपनी ने जितना अलॉट कर दिया उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। इसको मैं आपको इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं। आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1 लाख इक्विटी शेयर्स के साथ हुआ था, सही है, जिसमें से आपने 10,000 इक्विटी शेयर्स लोगों को ऑफर कर दिया, यानी इशूड इंटू 10 करके आपने कैलकुलेट किया। अब मेरे पास एप्लीकेशन आई है 9,500 शेयर्स के लिए। तो भाई आप ना 10,000 शेयर्स देना चाहते हो, लोग तो 9,500 शेयर ही आपसे लेना चाहते हैं, तो आपको 9,500 शेयर ही देना पड़ेगा। तो हमने 9,500 शेयर्स लोगों को अलॉट कर दिया, तो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल 10 के हिसाब से बन जाती है, दैट इज, ठीक, 0 सही लगाया ना, कैलकुलेशन देखते रहिएगा। सो दिस इज 95,000। एप्लीकेशन कभी कभी ज्यादा भी रिसीव हो जाती है, जिसको आप ओवर सब्सक्राइब कहते हो। तो मुझे मान लेते हैं 11,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। लोग चाहते जरूर है आपसे 11,000 शेयर्स लेना, लेकिन आपके पास तो 10 ही है देने के लिए।
तो आप इस कंडीशन में इनको 10,000 शेयर्स ही अलॉट कर पाओगे। तो 10,000 शेयर्स ही अलॉट हुए हैं। अलॉटेड शेयर पर ही हम सब्सक्राइब कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जिसमें एक शेयर की वैल्यू होती है 10 रुपए, जिसके हिसाब से सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपका बनता है दैट इज इक्वल टू इशूड 1 लाख, है ना। तो अगर ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आए या इशूड कैपिटल के बराबर का एप्लीकेशन आए तो इशूड और सब्सक्राइब बराबर है ना, चेक करके देख लीजिए। लेकिन अगर कम के लिए एप्लीकेशन आ रही है, अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया आपका इशू, तो कम आपका जितने के लिए आ रहा है उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। और फिर देखना होगा कि 90% जो आपने ऑफर किया है उससे अगर ज्यादा या उसके बराबर आपका एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है तो आप उतना ही अलॉट करोगे। इन दैट कंडीशन सब्सक्राइब कैपिटल आपकी जो है वो कम हो जाती है इशूड से। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फिर आता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल यानी हमने आपको जितने शेयर्स दे दिए, मान लेते हैं हमने आपको 10,000 शेयर्स दे दिए। अब इस 10,000 शेयर्स की एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। मैं आपसे पूरे 10 रुपए एक साथ ही मंगा लूं, इसको हम लंप सम कहते हैं, एक साथ मंगाना। या मैं आपसे इंस्टॉलमेंट में मंगा लूं, ठीक। इंस्टॉलमेंट में मतलब एप्लीकेशन के समय कुछ रुपए मांग लिए, जैसे हमने कहा 4 रुपए एप्लीकेशन के साथ दे दो, ठीक। शेयर्स अलॉट करते समय हमने आपसे बोला कि भाई 3 रुपए आप अलॉटमेंट में दे दो, और बाद में जो आप अमाउंट देते हो उसको कॉल मनी कहते हैं। तो बचा हुआ, ठीक, 7 तो यहां मंगा लिया आपने, 3 रुपए आपने कॉल में मंगवा लिया। तो जब हम कॉल्ड अप कैपिटल समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या होता है, एक शेयर की पार वैल्यू हमने 10 रुपए ली थी, सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मैं लमसम में आपसे पूरा का पूरा बोलूं कि एप्लीकेशन के साथ ही पूरे 10 रुपए दे दो, तो कॉल्ड अप जो है वो 10 रुपए हो गया, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 10,000। लेकिन अगर मैंने इंस्टॉलमेंट में आपसे मंगाया, ठीक, मैंने कहा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दीजिए, और मैंने कॉल आपसे नहीं मांगा, जब जरूरत होगी तब मंगवा लेंगे, ठीक। तो हमने ये 3 रुपए छोड़ दिए, तो हमने कॉल्ड अप यानी आपसे कितना मांगा, कितना मंगवाया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी 7 रुपए कॉल्ड अप हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉल्ड अप वैल्यू होती है आपकी 70,000, 70,000 रुपए, ठीक है। तो कॉल्ड अप का मतलब है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की वो वैल्यू जो कंपनी शेयर होल्डर से मंगवा रही है, ठीक, मांग रही है, ड्यू कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल। अब हम आपसे मांग रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि आप सारा अमाउंट पे कर देंगे, है ना। सो नेक्स्ट है आपका, दैट इज नेक्स्ट कैटेगरी वी आर रीचिंग टुवर्ड्स पेड अप। पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप के बाद क्या देख रहे हैं हम, पेड अप कैपिटल क्या होता है आपका। मैंने आपसे 7 रुपए इंस्टॉलमेंट में मंगवाए, आपने अभी अभी देखा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिलाकर हमने आपसे 7 रुपए मंगाए, ठीक। आपके नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, इसमें से मान लीजिए कि आपने 2 रुपए नहीं दिए, ठीक। तो जो नहीं दिया हम उसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स, यानी आपने अरियर कर दिया, आपने ये पेमेंट नहीं दिया हमको, ठीक। तो पेमेंट दिया कितना, मैंने 7 रुपए मांगा, जिसमें से 2 नहीं मिला, यानी 5 रुपए हमको रिसीव हुए, तो मेरा पेड अप, पेड अप यानी हमने जो आपसे मंगवाया और शेयर होल्डर्स ने जो पैसे हमको दे दिए। तो हमने शेयर होल्डर से जितना मंगाया, शेयर होल्डर्स ने जितना हमको पे किया, दैट इज कॉल्ड एज पेड अप। और जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं होगी उसको हम किस नाम से याद रखेंगे, कॉल्स इन अरियर्स, ठीक। तो ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड का पार्ट हुआ इशूड, जो हमने ऑफर किया,
इशूड में जितना हमने अलॉट कर दिया लोगों को, जितने की एप्लीकेशन आई, सब्सक्राइब्ड हो गया। सब्सक्राइब कैपिटल का कॉल्ड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू है, एंड देन कॉल्ड अप पेड अप के बाद आता है अनकॉल्ड। अनकॉल्ड यानी हम सब्सक्राइब कैपिटल के ही हिस्से पढ़ रहे हैं। अनकॉल्ड वैल्यू, अनकॉल्ड कैपिटल जो हमने मांगा, जैसे 7 रुपए मंगवाया तो कॉल्ड अप 7 हो गया, और 3 का कॉल आपसे नहीं मंगवाया, दैट इज अनकॉल्ड। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। अनकॉल्ड यानी जो हमने आपसे कॉल नहीं किया, जो हमने आपसे नहीं मंगवाया, उसको हम अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड का जो हिस्सा कंपनी आपसे मंगवा लेती है, जैसे हमने 3 टुकड़े किए थे, है ना, 4 3 3 मान लीजिए, एप्लीकेशन पे 4, 3 अलॉटमेंट पर, और कॉल पर 3 रुपए, है ना। तो हमने आपसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगवाया, कॉल्ड अप 7, 3 नहीं मंगवाया, तो अनकॉल्ड कितना हो गया 3 के हिसाब से, और 10,000 अगर आपके शेयर्स हैं तो 30,000 अनकॉल्ड कैपिटल है। अब इस अनकॉल्ड कैपिटल का अगर कोई हिस्सा, कोई पार्ट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी डिसाइड कर ले कि जब आपकी कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, क्लोज होगी, तब क्रेडिटर्स को ये पैसा मिलेगा, यानी जो आपकी उधारी है उसको चुकाने के लिए जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन हम इस अनकॉल्ड पार्ट को मंगवाएंगे। अगर कंपनी उस हिस्से को रिजर्व कर दे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, कब मंगवाने के लिए, जब आपकी कंपनी बंद हो जाए उस दिन मंगवाया जाएगा, उसके पहले नहीं मंगवाएगी। तो हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता। कंपनी अगर ऐसा डिसीजन लेती है तो बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए ये पॉसिबल नहीं है। तो अनकॉल्ड कैपिटल के जिस हिस्से को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपने इसलिए रिजर्व किया कि अगर कल को कंपनी वाइंड अप हो गई तो आपके क्रेडिटर्स के उधारी चुकाने के लिए उस दिन इस पैसे को यूज करेगी कंपनी, आपसे शेयर होल्डर से मंगवाएगी, दैट पार्ट ऑफ uncalled subscribed capital is called as reserve। आपने रिजर्व किया ना, तो इसको हम रिजर्व कैपिटल के नाम से जानेंगे। तो रिजर्व कैपिटल क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट है जिसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी हैज केप्ट असाइड, यानी साइड में रखा है कि कल को कंपनी जब वाइंड अप हो, बंद हो, तो आपके क्रेडिटर्स का या आपके उधारी चुकाने के लिए कंपनी फिर उसको कॉल करेगी और उसका इस्तेमाल करेगी। तो आपने अभी कैटेगरीज देखी है ना, कैटेगरीज शेयर कैपिटल की, नॉट द टाइप्स ऑफ शेयर्स। हमने शेयर्स का टाइप नहीं पढ़ाया, हमने शेयर कैपिटल की कैटेगरी देखी। अब हम एंट्रीज क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और किस सीक्वेंस में एंट्रीज होती है, सीक्वेंस क्यों नहीं बदलती, इसको समझने के लिए आपको प्रोसेस समझना जरूरी है ना। तो हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे। स्टेप्स, कंपनी कभी भी जब शेयर कैपिटल से पैसे रेज करना चाहती है तो बिना लोगों को बताए कि भाई हम शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं, हम शेयर से पैसे रेज करना चाह रहे हैं, हम नई कंपनी है, हम पहली बार शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, बिना आपको बताए आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी शेयर्स लेकर आ रही है और आपको खरीदना है, आपको इन्वेस्ट करना है, पैसे डालने हैं। तो इसके लिए कंपनी आपको इंफॉर्मेशन देती है एंड दैट इंफॉर्मेशन इज थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब ये प्रोस्पेक्टस कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। प्रोस्पेक्टस का मतलब है इंफॉर्मेशन देने के लिए जो मीन्स का इस्तेमाल करती है कंपनी। जैसे न्यूज़पेपर में हो सकता है कि आपने एडवर्टाइजिंग किया हो, या आपने कोई ऐसी जो है वो डॉक्यूमेंट इशू की हो जिसमें आप कितने शेयर्स दे रहे हो, किस कैटेगरी के शेयर्स दे रहे हो, उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, प्रीमियम पर इशू करोगे या पार पर इशू करोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, उनको ये आप मोटिवेशन एक तरह का देते हो कि कम एंड अप्लाई फॉर माई शेयर्स।
तो ये एक तरह का ऑफर है जिसमें आप उनको बता रहे हो कि आपको आना है और हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, और हम कितने शेयर्स जो है वो पहली बार नई कंपनी हम देना चाहते हैं, तो हम इसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। जब आप प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हो तो लोग जो हैं वो आपके शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं अगर उनको इंटरेस्ट है खरीदने में। तो जब वो अप्लाई करेंगे तो फ्री का तो कुछ नहीं आता, तो अप्लाई जब करें तो एप्लीकेशन मनी देनी पड़ती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू मान लो 10 रुपए है, मैं एप्लीकेशन के साथ पूरे 10 रुपए आपसे मंगवा लूं यानी लमसम, या इसके पार्ट कर दूं यानी इंस्टॉलमेंट में मंगाऊं, तो मान लीजिए कि अब एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई, ठीक, तो मैंने कहा 10 में से 4 रुपए आप एप्लीकेशन के साथ हमको दे। तो अगर आपको एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स के लिए मिल रही है, ठीक, तो ये पैसा कंपनी कैसे रिसीव करेगी? प्रोस्पेक्टस में ही बताया जाता है कि किसी शेड्यूल्ड बैंक के थ्रू आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, और जब वो पैसे एप्लीकेंट, अभी आप मेरे शेयर होल्डर नहीं है, आपने सिर्फ अप्लाई किया है, तो मैं कहूंगी आपको एप्लीकेंट। तो जब एप्लीकेंट एप्लीकेशन देता है और उसके साथ एप्लीकेशन मनी जो डिसाइड की गई है, जो बताया गया है, वो ट्रांसफर करता है शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में, तो कंपनी का बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। और आपने 11th के बेसिक्स में पढ़ा होगा, बैंक असेट है, असेट अगर बढ़ेगा तो इट शुड बी डेबिटेड, बिल्कुल सही। तो हम जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे एज कंपनी, तो हम अपनी बुक्स में क्या लिखेंगे, हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं? हमारे शेड्यूल्ड बैंक में एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हुई है। एंड टू, ठीक, शेयर एप्लीकेशन बताना पड़ेगा ना कौन सा अमाउंट है, सो एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। तो शेयर एप्लीकेशन, अगर इक्विटी हो तो इक्विटी पुट कर दो, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस पुट कर दो। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की आपने एंट्री कर दी, ठीक। तो अगर मैंने 4 रुपए 10,000 शेयर्स पे रिसीव किया तो मल्टीप्लाई करके बस डालना है, दैट सिंपल। तो हमने यहां पर 40,000 रुपीज डाल दिए। अब कंपनी को जैसे ही पैसे मिलते हैं, मीटिंग होती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, मीटिंग होती है, डिसीजन होता है कि हमको शेयर्स इशू करने हैं कि नहीं करने हैं, हमको पैसे मिल गए। तो अगर आपकी कंपनी मीटिंग में ये डिसीजन हो जाए, ठीक, कि भाई हमको शेयर्स देने हैं, तो ये जो एप्लीकेशन मनी है आपने क्रेडिट किया है। यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि जिनसे आपको पैसे रिसीव हुए हैं वो आपके कुछ नहीं लगते, वो सिर्फ एप्लीकेंट है। तो आपने उनका लेके पैसा रखा, उसके अगेंस्ट आपने उनको कुछ भी नहीं दिया, तो अभी हम इसको अपनी लाइबिलिटी मान करके एंट्री कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट हुआ। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि नहीं इनको शेयर्स देने, डिसीजन हो गया, तो अब ये आपका पैसा हो जाएगा, कंपनी का पैसा हो जाएगा, और तुरंत कंपनी इस एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। इसीलिए सेकेंड एंट्री आपकी क्या बनती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हमने अपनी लाइबिलिटी क्लोज कर दी, एंड टू शेयर कैपिटल, यानी हमारा शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। क्यों? हमने एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेप्ट किया, आप मेरे शेयर होल्डर होने जा रहे हैं, तो आपका ये पैसा मेरे कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अब वो पैसा हमारा हो गया, हम उसको एज एन कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सेकेंड एंट्री हुई, ठीक। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे आप? नरेशन लिखेंगे, या बीइंग लगाइए या नरेट करिए सर, दैट एप्लीकेशन मनी, है ना, ये तो एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल या शेयर कैपिटल, ये ट्रांसफर करने की आपने एंट्री दी, ये पहली और ये सेकेंड एंट्री आपकी। अब यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो जरूरी नहीं है कि भाई हम 10,000 शेयर्स आपको ऑफर कर रहे हैं यानी इशू कर रहे हैं
तो 10,000 के लिए ही हमको जो है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाए। यहाँ पर सेबी ने गाइडलाइंस पुट की है और ये गाइडलाइंस को हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, कोई परसेंट वैल्यू नहीं दी है, ये सेबी की गाइडलाइंस है कि अगर आपने जितना भी ऑफर किया है कम से कम उसका 90%, ठीक, मिनिमम 90%, अगर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं होती तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, है ना। मैंने अगर 10,000 शेयर्स दिए तो 9,000 का तो एप्लीकेशन मनी आपको मिल ही जाए कम से कम। तो 9,000 शेयर्स का अगर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंदर अंदर 90% अमाउंट रियलाइज नहीं होता, कंपनी को रिसीव नहीं होता, तो कंपनी को ये पैसे लौटाने होंगे और ये इशू के लिए नहीं जा सकती कंपनी। तो कितने दिन के अंदर अंदर लौटाना होगा आपको ये पैसा? 130 डेज ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये इशू करने के लिए। तो प्रोस्पेक्टस के इशू करने के 130 दिन के अंदर अंदर आपको ये पैसे लौटा देने होते हैं शेयर होल्डर्स को, नहीं तो इंटरेस्ट लगता है कंपनी के ऊपर, कंपनी को पैसे पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसलिए बताया, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में, अगर आप जितना ऑफर कर रहे हो उसका 90% आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर उतनी एप्लीकेशन नहीं आई आपके पास, रिसीव नहीं हुई, तो आप इशू की एंट्रीज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन मनी तो रिसीव होगी लेकिन पूरा पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम आगे की एंट्रीज देख रहे हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसके आगे की एंट्रीज। अब हमने एप्लीकेशन मनी की एंट्री देख ली, 2 एंट्रीज होती है, ठीक। पहला रिसीव करने के बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दिया। अब अगर हमने पैसों को इंस्टॉलमेंट में तोड़ा हुआ है, ब्रेक किया हुआ है, तो अलॉटमेंट के समय अब आपको पैसे मंगवाने होंगे, यानी हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, ठीक। तो ड्यू करने के लिए अब आप मेरे शेयर होल्डर हैं, आपके पैसों पर मेरा राइट हो जाता है, ठीक। तो अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट होगा डेबिट, और अलॉटमेंट मनी की वजह से मेरा कैपिटल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज लाइबिलिटी, इसलिए शेयर कैपिटल जाएगा क्रेडिट में। तो ये अलॉटमेंट मनी मांगने की एंट्री है ना। तो एंट्री हुई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक। तो हमने आपसे पैसे मांगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू की, और फिर हमने ये अमाउंट रिसीव किया। तो रिसीव करते वक्त यहाँ हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब आया अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो जब हम पैसे रिसीव करेंगे फिर से हमारे शेड्यूल बैंक में पैसे ट्रांसफर होगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, तो आपकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी शेयर अलॉटमेंट को क्लोज कर दीजिए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। अगर 10,000 पे 3 रुपए के हिसाब से हम बना रहे हैं क्वेश्चन, तो 30,000 और 30,000 दोनों एंट्रीज में आ जाएगा। बिना नरेशन के बच्चों क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल मत करिएगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम पैसे मंगाएंगे तो हम कॉल मनी कहेंगे। पहली बार मंगाओगे तो फर्स्ट कॉल, दूसरी बार मंगा रहे हो तो सेकेंड कॉल। तो यहां पर हम देखते हैं कि कॉल की एंट्री क्या होती है। तो जैसे आपने शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया वैसे शेयर कॉल ड्यू कर रहे हो, तो ये हो गया आपका शेयर फर्स्ट कॉल। और अगर फर्स्ट कॉल पर ही बचा हुआ सारा पैसा मांग लिया आपने, जैसे 10 रुपए वैल्यू है, 4 हमने एप्लीकेशन पे मंगाया, 3 अलॉटमेंट पे मंगाया, और बचे हुए 3 को मैंने कॉल पे मंगाया। तो पहले ही कॉल में मैंने सारा बैलेंस मंगा लिया, तो मैं शेयर फर्स्ट कॉल के साथ साथ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके एंट्री करूंगी, ठीक। ध्यान रखिएगा इस चीज से। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, सेम है, शेयर कैपिटल, क्योंकि मेरा कैपिटल बढ़ता जा रहा है। फिर आप इसको रिसीव करेंगे, आपने मंगाया है तो
तो रिसीव करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है जब पैसे मिलते हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, अगर आपको एग्जामिनेशन में, वैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी ऐसा लगे कि टाइम कम है तो आप पूरा FIRST लिखने की जगह फर्स्ट कॉल लिखकर भी काम चला सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो यहां ड्यू किया सेम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ मन में एक सवाल ये आता है कि मैम आप फर्स्ट कॉल यहाँ ड्यू कर रहे हैं, डेबिट कर दिया, उसको क्लोज किया, कैपिटल को क्लोज क्यों नहीं किया मैम, उसकी एंट्री में क्यों नहीं वापस क्लोज करते हुए दिख रहा है? रीजन इज शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जाके क्लोज होता है, तो आप यहाँ लेजर क्लोजिंग उसको नहीं दे रहे हैं, जर्नल एंट्री में क्लोजिंग नहीं दिखाएंगे, ये बैलेंस शीट में जाकर क्लोज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बेसिक एंट्रीज समझ आ गई। अब हम क्वेश्चन के साथ इन एंट्रीज को देखेंगे और इसके वेरिएशंस चेकआउट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई डाउट हो कीप आस्किंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय फॉर नाउ।